नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बात से बात निकली का एक और ताज़ा शुमारा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इसी प्रोग्राम में इससे पहले भी हम कश्मीरी मौसीकी के सफ़र पर बात कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि ये सफ़र जहां बहुत दिलचस्प और खूबसूरत साबित हुआ है, वही हमारे लाइट म्यूज़िक की उम्र अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चंद दिहाइयों से इस ज़ुमरे में हमने मायानाज गुलकार या मौसीकार पैदा किए हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, जिनकी पहचान कश्मीरी लाइट म्यूज़िक से होती है। ये एक मशहूर और मारूफ गुलकार के मौसीकार के अलावा एक अदाकार भी हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एजाज राह साहब की। एजाज राह साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूरी आपकी टीम और दूरदर्शन के जो हमारे बाकी मुलाजमीन हैं उनको भी सलाम करता हूं और पूरी वैली को सलाम करता हूं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। ये हमारी खुशनसीबी है। एजाज राह साहब, फन की जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? देखिए, हमारे घर में ही फन का माहौल था। मेरे फादर जो थे वो बहुत ही बड़े सिंगर थे कश्मीर के जी। वो रेडियो स्टेशन पे आपने बचपन से जो गाने सुने होंगे, बुमरो बुमरो, वेसिए सुगुलफाम, दुनिया चुबे वफा, वलोहा बागवानो, जी, ऐसे कई गाने उन्होंने जो मशहूर हैं गाए हैं और घर में माहौल ही था। तो उस वजह से बचपन से ही इसके साथ लगन रही और घर में जब माहौल हो तो बच्चा गाता ही है। और खासकर मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और मेरे फादर के साथ ज़्यादा लगन थी मेरी और उस वजह से मुझे लगता है फादर के जीन्स हैं वो भी उस वजह से भी मुझे लगता है मेरे में ही थे और बचपन से ही गाता रहा। सबसे पहले हम नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि एजाज राह साहब गुलाम मोहम्मद राह साहब की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो आपने सीखा, सबसे पहले आपने अपने वालिद साहब से ही सीखा? जी बिल्कुल, मैं बहुत छोटा था और वालिद साहब की वजह से घर में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार आते थे, अदाकार आते थे, क्योंकि उन दिनों वो तब से गाते हैं जब रेडियो स्टेशन की बुनियाद भी नहीं थी। वो एम्पोरियम से गाते थे, एग्जीबिशन में गाते थे और ऐसी जगहों पे गाते थे, बागात में गाते थे जैसे निशात शालीमार गार्डन। तो उस वजह से बहुत बिजी रहते थे। मैंने सुना है, मैं बहुत छोटा था। तो वो जब इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे घर आते थे, वहाँ प्रैक्टिस होती थी, तो उस वजह से मुझ में भी एक्टिंग और गाने का दोनों बचपन से ही शौक आया है। जी। तो ये बात रही आपके वालिद साहब की कि आप कैसे उनसे सीखे। तो अगर प्रोफेशनली हम बात करें, क्योंकि हर किसी फील्ड में आने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत होती है, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने इस फील्ड में आने के लिए किया? देखिए, जो गायकी है ना, तो इसमें जब ऐसा समझे कि मेरा घराना ही है। जब अपने फादर से मैंने सीखा तो आपने बड़े बड़े सिंगर सुने होंगे, अभी भी उनका नाम हमेशा रहेगा, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान, लियाकत अली खान, बड़े गुलाम अली। ये किसी कॉलेज से नहीं निकले, ये घराने से चलता आ रहा है। इसी तरह मैंने भी अपने फादर से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। पहली बार मैं जब दूरदर्शन पे अपने कश्मीर वैली थिएटर के साथ मैं यहाँ पे एक प्ले करने आया था, तो उसमें मैं गाते गाते इंटरव्यू देने आता हूँ। अच्छा। तो कॉमेडी सीन था, तो मैं गाते गाते आता हूँ, तो ऐसे चल के तो कोई वडेरा थे उन दिनों, कोई वडेरा साहब थे प्रोड्यूसर। तो उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। छोटा था मैं, बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अभी याद भी नहीं किस क्लास में पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि आप बेटा ज़रा मुझे पूरा गाना सुनाओ। तो मैंने गाना सुनाया। उन्होंने कहा आप अगले संडे को बामन प्रोग्राम में गाने आएंगे। अच्छा। तो मुझे याद है मैंने वो एक गाना गाया था, तला निक बला निक बहलाल नावत, तो मखनारी पे बैठ के गाया था मैंने। अच्छा। वो काफ़ी मकबूल हुआ। फिर 3-4 हफ्ते वो चलता रहा। अच्छा जी। क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। 4 बार मैं आया हूँ, 4 संडे को। ये भी एक रिकॉर्ड है मेरी जर्नी में। तो काफ़ी मकबूल हुआ। शुरुआत वहीं से हुई थी जो ब्रेक मुझे मिला था। अदरवाइज मैं
गाता भी था और एक्ट भी करता था। अच्छा जी। तो ये इजाज राज साहब, अगर बात करिए बचपन की बात, तो उसके बाद आगे सफर चलता गया, तो कैसा, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी जिंदगी का जहां पर लोगों ने इजाज राह को पहचानना शुरू किया? वो था 1987, जब मेरा पहला एल्बम मार्केट में आया जिसका नाम था जुबी जुबी। अच्छा। रेडियो टीवी पे तो गाता ही था, लेकिन मैं 87 उन दिनों बॉम्बे में, मैं जब फादर की डेथ हुई तो 82 में, तो उसके बाद मुझे उनकी जगह पे अपॉइंट होना था, तो उस वजह से मुझे म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स भी जाना पड़ा 1-2 साल। तो ये लंबा चक्कर है, इस पे जाएंगे नहीं। तो उधर से भी 1-2 साल मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में मैंने करीम चाचा से ट्रेनिंग ली। उसी दौरान मुझे ऑफर आई रवि मैक्स स्टूडियो से कि आप एक एल्बम करें। तो मैंने कहा कुछ नया करते हैं। तो उन दिनों नया क्या था, हमने फिल्मी गानों पे वो एल्बम किया था। अच्छा। मेरे साथ मारूफा शाह थी जो अभी एजीएम SBI बैंक की है, वो भी मेरे साथ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में पढ़ती थी। तो पहला एल्बम मेरा था। तो वो काफ़ी मकबूल हुआ। काफ़ी उन दिनों कैसेट्स आते थे और 8-10 रुपए की कैसेट होती थी जी। तो काफ़ी लोगों ने सुना जी। तो शुरू ये चलता रहा, तो एल्बम्स बनते रहे और टीवी पे भी मैं वापस आया 90 में, क्योंकि मैं बॉम्बे से आया। तो 90 to 95 मेरा ब्रेक रहा। तो मैं बिजनेस में चला गया। हालात की वजह से मैंने गाना छोड़ दिया था जब मैं बॉम्बे से आया। तो मेरी एक कैसेट्स की शॉप हुआ करती थी, 2-3 थी जी। एक लाल चौक में थी, एक जवाहर नगर में थी। तो जवाहर नगर में एक मेरे गॉडफादर ही समझिए तारिक जावेद साहब आए। तो उन्होंने मुझसे बच्चों के लिए कुछ कैसेट्स मांगी। तो मैंने कहा, ये 1-2 पिक्चरें मैंने दी। उन दिनों मतलब काफ़ी मशहूर थी वो। तो उन्होंने दूसरे दिन जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि बहुत मज़ा आया, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम एजाज है। तो ये निकले तो वापस आए, कहा पूरा नाम बता दीजिए। मैंने कहा मेरा नाम एजाज राह है। अच्छा जी। आप यकीन नहीं करेंगे, आप कभी उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे। उन्होंने मुझे गले लगाया, चूमा मुझे और कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपका कैसेट बहुत महंगा लिया है। तो वो लंबी कहानी वो छोड़ दीजिए आप। तो फिर मुझे घर ले गए, वो कैसेट भी दिखाया। तो कहा आप मेरे लिए गाइए। मैंने कहा मैंने गाना छोड़ दिया है, काफ़ी टाइम हो गया था, 5 साल बहुत गैप होता है सिंगर के लिए। मैं बिजनेस करता हूँ, ये सब हालात भी नहीं थे कि गा के आप खा सकते थे, आप कमा सकते थे, घर चला सकते थे। तो जब अंदर तो है था, मेरे जीन्स में था, मेरे खून में था। तो उन्होंने जब ये ऑफर दी तो मैंने कहा मुझे 1 महीना दीजिए। तो मैंने वो गाना गाया। वो टाइटल सॉन्ग था कल खत कल सर्द। तो सीरियल था 52 एपिसोड्स दूरदर्शन का। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरी ब्रेक दी। उसमें उनका म्यूजिकल सीरीज था, तो उसमें मैंने एक गाना गाया था, कवो जोल था सशकिन नारो मरे यारो रोज़े अरमान। वो आज भी रेडियो पे बहुत मशहूर गाना है। और उन दिनों वही जिलानी, मुनीर मीर, ये सब ज़्यादा गाते थे। तो क्या उस गाने की 2 लाइन्स आप गुनगुना सकते हैं? ज़रूर सुना सकता हूँ, क्योंकि ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और ये मेरी कंपोजिशन भी अपनी है। इस गाने को जब रेडियो पे चलाया गया तो गुलाम नबी शेख साहब ने इसको 9:30 बजे संडे को जब ऑन एयर किया, तब उनकी डेथ हुई थी। तो ये गाना मुझे बहुत करीब है। उन्होंने मुझे इसमें थोड़ी बहुत, जब मैंने कंपोजिशन रेडियो के लिए की, थोड़ा बहुत इसमें गाइड भी किया। तो मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। कवो सोल थस अशक नारो मरे यारो रोज़ी अरमान। कवो सोल थस अशक नारो मरे यारो रोज़ी अरमान। कवो जोल थस अशक नारो मरे यारो रोज़ अरमान। ये वो गाना था। तो जिस दिन शेख साहब की डेथ हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन 9:30 बजे ये गाना रेडियो पे ऑन एयर हुआ था।
तो इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि शेख साहब मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मैं उनके पास गया हूँ काफ़ी देर। तो उस वजह से आपके दिल के करीब ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच में पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये आपके दिल के बहुत करीब होगा। तो सिलसिला चलता रहा और आगे फिर दूरदर्शन में मैंने काफ़ी सीरियल्स में जी, इसी स्टूडियोज की अगर हम बात करें जी, तो कितना काम किया है आपने स्टूडियोज में? देखिए, जब मैंने गाना छोड़ा था तो फिर मुझे ब्रेक दी इन्होंने, तो उसके बाद जब बाकी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्होंने सुना, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छी ब्रेक मिली जो मुझे आया साहब ने दी। उसका नाम था चरित्रुच, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मुजफ्फर साहब थे। उसमें शादीलाल कोल जी के जितने भी गाने हैं वो मैंने गाए, और गुलाम बेगम बादशाह वानी साहब थे, मुश्ताक वानी साहब प्रोड्यूसर थे, उसमें जितने भी शादीलाल के गाने थे वो मैंने गाए। उसके बाद शादीलाल कोल जी के जो अपनी प्रोडक्शंस थी उनमें मैंने उनके लिए गाने गाए। हालांकि जब शादीलाल की डेथ हुई, लास्ट में मीर सरवर साहब ने एक गाना लिखा था, तो उसमें उन्होंने एक्ट किया। मैंने उनको फ़ोन किया, मुझे नहीं पता था कि वो डेथ बेड पे हैं, तो मैंने कहा आप मेरे लिए एक लाइन नहीं गा सकते? कहा ज़रूर। तो उन्होंने शेव किया था और वो डेथ बेड पे थे। उस बीमारी का मैं नाम भी नहीं लूँगा, अल्लाह करे हर इंसान उससे बचे, जो उनको लास्ट में थी। तब भी वो प्यार देके उन्होंने एक्ट किया उसमें। उसके बाद एक हफ्ते के बाद उनकी डेथ हुई। उनके लिए मैंने सारे गाने गाए। काफ़ी लोगों ने मुझे काम दिया, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। तो फिर मैंने अपनी प्रोडक्शंस भी की, मैंने सीरियल्स में म्यूज़िक दिया, मैंने टाइटल सॉन्ग्स इतने गाए हैं, मैंने जिंगल्स जिनका हिसाब ही नहीं है, जितने मुझे बीच में जिंगल सिंगर भी कहते थे। तो कॉमेडी सॉन्ग्स मैंने बहुत गाए हैं शादीलाल जी के लिए। तो अभी इतने जो 20 साल 25 साल पहले मैंने काम किया है, आजकल के जो लड़के हैं हमारे नए, तो उसको रिमिक्स करके गाते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक गाना सुना, लेकिन उन्होंने एक उसका वर्ड चेंज किया था। वो एक कॉमेडी सॉन्ग था, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। इस गई कशिर दाना सारी बाकी गई बकवास, इस गई खास, इस गई खास, इस गई कशिर दाना सारी बाकी गई बकवास, इस गई खास, इस गई खास, हुतनस चेनी अबद गबत हितनस से अथवास, इस गई खास, इस गई खास, डल मुत गबी बेचुन अबी बासा पानस, दहेज रटा लचवादन बेस लच गाला वाजवानस, डोरद गछानुस मारा सालस वन्य सोजोन सास, इस गई खास, इस गई खास। तो ये गाने आज बच्चे गाते हैं। हमने ये 20-25 साल पहले हमने ये गाने बनाए हैं, लेकिन उन दिनों ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे जी, कि ऐसी पुशन थी कश्मीर की कि ऐसे गाने और लगते थे यार। लेकिन मैंने माशाल्लाह सब जो भी गाया है लोगों ने सराहा है आज तक। और मुझे दूरदर्शन ने, इस स्टूडियो ने, जो मैं आज इस चेयर पे हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें इसी का हाथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए यही एक इंसान की पहचान है कि जहाँ पर उसकी बेस स्टार्ट होती है वो हमेशा उस चीज़ को याद रखें। जी, दूरदर्शन देखिए ये हमारी फैमिली है। जी बिल्कुल। आप देखेंगे मैंने एक गाना गाया था, चलोल बरी बरी फुरुज बपानस भवन से चुबे वफा छुप, सागर नज़ीर साहब का पहला गाना जो आज इन्होंने अवार्ड भी लिया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनके गाने मैंने 5-6 गाए, वो काफ़ी हिट हुए। लिखते बहुत अच्छा है, छोटे हैं। तो पहला गाना उन्होंने मुझे ऑफर किया था, मैंने गाया, इसी स्टूडियो में गाया। और मुझे ये बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि वो गाना रेडियो ने मुझे मांगा, कहा कि एक गाने की फरमाइश आ रही है, वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा वो आपका नहीं है, वो दूरदर्शन का गाना है। अच्छा जी। तो फिर मैंने कहा आप
ये तो आप ही का है, दूरदर्शन रेडियो एक ही है। जी, तो फिर मैंने वो गाना उनको दिया, वो काफ़ी मकबूल हुआ। जी। यहाँ भी चलता रहता है। तो काफ़ी गाने। तो उस गीत की, उस सॉन्ग की 2 लाइन्स आप गुनगुना सकते हैं? जरूर। चलो बरी बरी फरुस पानस बुवन न कैसे सुबे वफा छुक। चलो बरी बरी फरुस पानस बुवन न कैसे सुबे वफा छुक। मैं दोत पुशिर चुद्राक पानस बुवन कैसे सुबे वफा छुक। चलो बरी बरी फरुस पानस बुवन कैसे सुबे वफा छुक। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। यहाँ पर बात हो रही थी सिंगिंग की, आपके सिंगिंग फील्ड की। जी। एजाज साहब, आप एक अदाकार भी हैं। आपने यहाँ पर भी कई सारे सीरियल्स में काम किया है और आपने बॉलीवुड में भी काम किया है। तो वो कैसे हुआ, वो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बॉलीवुड में काम मिलना वो भी इसी दूरदर्शन की देन है। मैं इन हाउस प्रोडक्शन चल रही थी, तो मैंने एक प्रोडक्शन में मैं एज एक्टर, मेरे फ्रेंड ने मुझे मौका दिया। तारोक लोलापुरी साहब, उनका एक कमीशन सीरियल था, एक क्लासिक होता है जो कमीशन से भी ऊपर सीरियल होता है। तो उसमें मैंने एक ड्रग एडिक्ट जो होता है बंदा, तो उसका किरदार निभाया था जी। तो उसके बाद उन्होंने और एक सीरियल किया था एतबार, तो उसकी शूटिंग हो रही थी। तो लकीली जो प्रोडक्शन वाले थे वो उसी टाइम आए जब मेरा सीन चल रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी तस्वीर लेना चाहते हैं। मैंने कहा ले लो। तो उन्होंने शायद बॉम्बे भेजी, शायद डायरेक्टर को पसंद आई। उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करेंगे पिक्चर में। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सिंगर हूँ। और कहा आप अभी कर रहे थे। मैंने कहा ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है जी। ये दूरदर्शन की है, तो मैं ज़्यादा करता नहीं, ये अपनी है तो इसलिए कर रहा हूँ। कहा नहीं नहीं आप ये बहुत पीछे पड़ गए। मैंने कहा ये सारे आर्टिस्ट यहाँ हैं, हालांकि मैंने सब आर्टिस्टों को बुलाया जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, सबको मैंने वहाँ निशात शालीमार में बुलाया। तो मैंने कहा ये आ रहे हैं प्रोडक्शन वाले हैं, तो आप देख लीजिए। ये लाइन प्रोड्यूसर थे वहाँ पे, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो भी साथ थे। तो मैंने कहा आप इनसे, कहा नहीं हमें पता नहीं, शायद डायरेक्टर को मेरा फेस लगा था, वो मानते ही नहीं। मैंने इग्नोर किया। ठीक। तो काफ़ी इग्नोर किया कि दूसरे दिन मैं सेट से आ रहा था, मेरी मिसेस साथ थी। ये यहाँ पे अलीजान कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ ऊपर शायद वो थे, मैं नीचे था। नीचे ट्रैफिक जाम हुआ, तकदीर की बात है। तो मुझे फिर फ़ोन आया, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं अलीजान का। कहा हम उधर ही हैं, ऊपर है, आप हमारे पास आ सकते हैं। तो मैं गाड़ी अंदर ले गया। तो मेरी मिसेस क्या कर, मैंने कहा ऑडिशन देना है। वो हंस रही है। मैंने कहा चलो देखता हूँ। तो वहाँ उन्होंने 2 लाइनें बोलने को कही, तो मैंने कही। तो 2 महीने के बाद उन्होंने बुलाया। तो 2 महीने के बाद जब उन्होंने बुलाया, मैंने कहा रोल क्या है? तो मैंने कहा वहाँ ऐसा ना हो कि कहीं छाता लेके पकड़ना पड़े और बाद में बेइज्जती हो, इतना नाम है। मैंने कहा, तो कहा नहीं अच्छा रोल है आपका, बहुत अच्छा रोल है। आप कैटरीना के फादर का रोल कर रहे हैं। अच्छा जी। टोबू जी के केयर टेकर है। 3 हीरोइन के साथ आपका रोल है। अदिति रॉय हैदरी, पहले वो टोबू जी होती हैं, फिर वो बाद में टोबू बनती है बड़ी होके। तो ये आपकी बेटी होती है। मैंने कहा कैरेक्टर रोल है, तो देखते हैं। लेकिन उसी दिन उन्हीं दिनों मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था। ठीक ठीक। तो मैंने कहा आप शाम तक बोलिए। मैं दिल्ली में था। शाम तक फ़ोन नहीं आया, मैं उठ के चला गया। अब ये ढूंढे मुझे, तो मैं मिलूंगा ही, मेरा फ़ोन भी नहीं लगना। तो फेसबुक पे मुझे मैसेज आई। तो फेसबुक मैंने जब वहाँ खोला तो मैंने देखा, मैंने हाय लिखा तो इन्होंने फ़ोन किया। उस टाइम ये भी मुझे पता नहीं था कि फेसबुक पे कॉल भी आती है। अच्छा। तो मैंने कहा आपका कॉल है, जिसका फेसबुक था उसने कहा नहीं आपका कॉल है। तो वहाँ से बोला कि ऐसे। मैंने कहा क्या आपने रोल ही नहीं बोला? कहा आप उस टाइम उसमें रेखा जी थी। अच्छा। आप रेखा जी के केयर टेकर हैं और जो आपकी बच्ची होती है वो, तो स्टोरी बोली ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वापस आया।
तो फिर उस तरीके बॉलीवुड से आप जी, बॉलीवुड के साथ जी, जुड़े। पहला जो पिक्चर थी फतूर। जी, एजाज राज साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1992 में आप मिस्टर कश्मीर भी रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हमारा इलाका था, मैं असली महाराजा बाजार से हूँ। जी। वहाँ आपने देखे होंगे लेजेंड्स निकले हैं महाराजा बाजार से, चाहे सिंगिंग फील्ड हो चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो। सिंगिंग में आप देखिए शमीमा देव जी, रशीद फराज जी, राज बेगम जी, नसीमा अख्तर जी, और भी बाकी हैं। एक्टर्स भी बहुत निकले हैं, गुल जावेद साहब हैं। तो 92 में उनका बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करना है, तो अच्छा जी, तो हमने बॉडी बिल्डिंग 1-2 महीने की और मैंने टाइटल दिया उस टाइम, मिस्टर कश्मीर का टाइटल दिया। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो उसके बाद काफ़ी गैप है, अभी 30 साल हो गए, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा मैं उस चीज़ के साथ आप अभी जो पिक्चरों का मसला शुरू हो गया था, उसके बाद मैंने एक वाघा पिक्चर की, उसमें मैंने तामिल बोला, तामिल में डायलॉग थे, और उसके साथ ही मैंने फिर इल्लीगल की, तो जो पूरी नहीं हुई क्योंकि उसका आधा पोर्शन यूएस में था, तो किसी वजह से प्रोडक्शन का कुछ हो गया। तो उसके बाद मुझे कमांडो 3 में चांस मिला, और एक पिक्चर थी जिसका नाम था अंग्रेज, उसके लिए मैंने दाढ़ी वाड़ी रखी थी, बाल बाल रखे थे। कमांडो 3 में ये मसला हो गया कि मैं उसकी तैयारी के लिए थोड़ा फिर जिम जाने लगा, बॉडी बिल्डिंग करने लगा, वो ये सब, तो मुझे नी का थोड़ा मसला हो गया एक्सरसाइज करते करते, तो ऑपरेशन आया, उसके साथ 1 साल लगा। तो एजाज राज साहब, ये बात रही आपकी एक्टिंग फील्ड की, वापस से अगर हम सिंगिंग की ओर आए जी तो कई सारे गाने आपने माँ के लिए गाए हैं जी, तो इसकी कोई खास वजह है? देखिए, माँ लफ्ज ऐसा है, ये इतना मीठा लफ्ज है, माँ दिल के सबके करीब है। मेरी माँ की डेथ हुई। एजाज राज साहब, अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत करे, और वो जहां भी होंगी आपकी कामयाबी देखकर बहुत खुश होंगी। जी, सॉरी। कोई बात नहीं। तो माँ के मैंने 8-9 गाने गाए। ये एक्चुअली भजन था, ये प्रेमनाथ शाद साहब ने लिखा था, वच विष्णेरस अमृत चावान मच अग्रमजी आसा। तो जब मैंने ये गाया, मैंने कहा शाद साहब इसको अगर चेंज करें थोड़ा तो सबके लिए रहेगा। कहा क्या? मैंने कहा ये अमृत लफ्ज ऐसा है कि पर्टिकुलर हिंदू के लिए लगता है, कश्मीरी ये लफ्ज यूज नहीं करते हैं, ऐसा करें कि जो हिंदू मुस्लिम सब सुने। वच विष्णेरस दो छे चावा मोचे कर्मोजी, ऐसा मैंने ये रिकॉर्ड किया उनके बगैर ही, और रेडियो पे ये चला। वो जम्मू में सुन रहे थे, तो जम्मू में मुझे फोन आता है जब ये रेडियो पे चल रहा था, तो कहता है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रो रहे थे वो, तो अपनी बेटी के घर में थे। शाद साहब आपने बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा डांटेंगे, लेकिन उन्होंने तारीफ की। उसके बाद मैंने सागर नज़ीर साहब का गाना बांगे द्राया अक्सांगी माँ आखी से प्यारा मुझे, तो इसकी मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। और उसके बाद काफ़ी मौज गाने गाए, और अभी रिसेंटली मैंने और एक रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं आपको उसकी डिटेल में आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि माँ का सुन के थोड़ा इंसान इमोशनल हो जाता है। कोई बात नहीं। ये उन माँओं के लिए जिनके बच्चे घर से निकले फिर वापस नहीं आए। कोई एक्सीडेंट में चला गया, सुबह निकलता है, कोई शाम को आता नहीं, तो उस पे
बांगिद्राया चांगी माखी चप्यारा मोशी बांगिद्राया चांगी माखी चप्यारा मोशी राजगोबरो गरच इखना वत चगारान मोशी बांगिद्राया। तो ये उन माओं को डेडिकेट करता हूँ जिनके साथ ऐसे हादसात हुए। तो यही दुआ है कि हर बच्चा सलामत रहे और मैं गाने गाता रहूं, आपका दिल बहलाता रहो। चलिए इस माहौल से थोड़ा बाहर आते हैं, वापस इस स्टूडियो की अगर बात करें तो जैसे कि इससे पहले भी हमने आपसे कहा कि आपने यहाँ पर बहुत सारा काम किया है। जी जी। तो सबसे आपके दिल के करीब सबसे कौन सा काम था जो आपने इसी स्टूडियो में किया है? इस स्टूडियो में मैंने बहुत से गाने गाए हैं। अभी रिसेंटली अभी 1 महीना पहले मैंने तनवीर साहब जो प्रोड्यूसर हैं प्रोग्राम के जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छे गाने दे दो, मैं अच्छे करूंगा। मैंने कहा सर वहाँ फिर रोज वो हारमोनियम लेके बैठना पड़ता है, कुछ ऐसा करें कि ऐसा लगे कि कोक स्टूडियो जैसा माहौल बन गया है। उन्होंने कहा आप मुझे गाने सुनाओ, तो मैं वैसा करूंगा। तो मैंने पहले 3 गाने दिए थे, उन्होंने रिजेक्ट किए। मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर उन्हें और 3 गाने दिए तो कहा ये ठीक है। लेकिन जब मैंने फिर सेट देखा मैं बहुत सेटिस्फाई हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वो, इससे पहले बशीर कादरी साहब ने, शबीर मुजाहिद साहब ने एक मिलेनियम जो प्रोग्राम था वो किया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक टाइम था जब कशीर चैनल की आगाज होने वाला था, उस टाइम ये 2-3 प्रोग्राम मुझे यादगार है। और एक प्रोग्राम मैंने किया था माँ के दिन, उस वक्त भी तनवीर साहब ही प्रोड्यूसर थे। ये आपका सफर रहा है जी। तो अगर हम अभी की बात करें, जो बच्चे अब इस फील्ड में आ रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या बहुत कुछ हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं, तो प्रोग्राम के आखिर पर एजाज साहब आपकी मैसेज हमारे यूथ के लिए क्या होगी? देखिए जो नया यूथ है वो अच्छा कर रहा है, तो काम अच्छा कर रहा है कि ज़माने के साथ चलना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो आप गा रहे हैं, अगर आप सूफी गा रहे हैं तो उसको उसी अंदाज में, उस लफ्ज़ में वही जान, वही लाइट आनी चाहिए, हाँ, असर, और वो रस जो हमारा कश्मीरी है वो उसमें बराबर रहना चाहिए। तो उस चीज़ का ख्याल रखें। और जो नया जो खुद लिखते हैं, मैंने सुना है कई रेडियो से सुना है कि लड़कों ने खुद लिखा है, पता चलता है एक ही लाइन से कि इसमें कितनी डेप्थ है। तो उनसे कहता हूं कि अगर वो खुद लिखते हैं तो किसी अच्छे शायर के पास जाके उसको तरतीब कराए और फिर गाए, और जो अपना कश्मीरी है उसको आगे पहुंचाए, और कश्मीरी जो हमारे साज हैं उनको भी इस्तेमाल में रखें, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एजाज साहब, आपने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टूडियो के लिए मैं हमेशा वक्त निकालता हूँ, और क्योंकि इसी की देन से हम आज जिस मुकाम पे हैं, इस स्टूडियो का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन का कि जिन्होंने मुझे फिर मौका दिया यहाँ आने का। चलिए एजाज साहब, अल्लाह ने चाहा तो एक फिर से आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वापस से आपके साथ ऐसे ही जो बातें पेंडिंग रही हैं वो बातें आपसे करें। इंशाल्लाह जरूर, तो मैं खुशनसीबी समझूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम बात से बात निकली। अगले शुमारे में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।